हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सीटेट के 10 जनवरी के बाद के जो ऑल शिफ्ट्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, घटपर्णी पौधा का शिकार किसकी पूर्ति के लिए करता है। घटपर्णी जो पौधा होता है वो कीड़ों का शिकार किसकी पूर्ति के लिए करता है। फ्रेंड्स, घटपर्णी पौधे को नेपेथिन्स का पौधा भी कहते हैं। नेपेथिन्स के इसको घटपर्णी पौधा ना आकर नेपेथिन्स का पौधा भी आ सकता है प्रश्न में। और ये एक मांसाहारी पौधा है, ध्यान रखिएगा। नेपेथिन्स या घटपर्णी पौधा एक कैसा पौधा है, ये एक मांसाहारी पौधा है। ठीक है फ्रेंड्स, मांसाहारी पौधा है और इसको इंग्लिश में पिचर प्लांट भी कहते हैं। कई बार अगर हिंदी में ही वो पिचर प्लांट लिखे तो आ जाए प्रश्न, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पिचर प्लांट भी कहते हैं। तो पूछा गया है कि पौधे कीड़ों का शिकार किसकी पूर्ति के लिए करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ वो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब प्रश्न आए हुए हैं लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज डिट्टो आपको सेम एग्जाम की तरह नहीं मिलेगी। बच्चों ने सिर्फ बताया कि इस तरह के क्वेश्चन आए, तो वैसे ही क्वेश्चन बना के हम लेके आए हैं। ठीक है, और उसका सही उत्तर है। तो ये पूर्ति करता है किसकी, पोषक तत्वों की। घटपर्णी पौधा जो पाया जाता है, ये भी प्रश्न आया है पीछे एक शिफ्ट में कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसमें एक विशेष तरह की गंध होती है जो कीड़ों जैसे कि मेंढक, चूहे आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है और वो इसमें फंस जाते हैं। मतलब छोटे छोटे कीड़े जैसे मेंढक हो गए, चूहे हो गए और छोटे मोटे कीड़े इसमें जाते हैं क्योंकि इसमें एक विशेष तरह की गंध आती है। उस गंध की वजह से ये कीड़े इसमें फंस जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो ये एक मांसाहारी पौधा है, ध्यान रखिएगा। और ये छोटे कीड़ों को फंसा के खा जाता है। इसका जो मुंह होता है ऊपर की तरफ वो गोल होता है, ये घड़े की शेप में होता है। ये भी इस प्रश्न से नेपेथिन्स पौधे से, ध्यान रखिएगा। फिर है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी, कुछ नदियाँ के ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गी गई है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से राज्य या नदियों से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये भारत का नीचे का क्षेत्र है। इस तरफ जो होता है पूर्व दिशा में, ये बंगाल की खाड़ी है और इस तरफ ये जो वेस्ट में है, पश्चिम दिशा में है, ये अरब सागर है। तो इन दोनों से दो टॉपिक हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के स्थित किनारे राज्य है और इनमें गिरने वाली नदियाँ। हर शिफ्ट में एक प्रश्न यहाँ से कंफर्म पूछा जा रहा है। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कौन से राज्य है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और कौन से राज्य हैं जो पश्चिम में अरब सागर के राज्य स्थित है। और इसमें इस बार पूछा गया था कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि अरब सागर की तरफ ध्यान रखिएगा। अरब सागर इस तरफ है, मतलब कि अरब सागर में सिर्फ 3 से 4 नदियाँ गिरती हैं। जो मुख्य नदियाँ हैं उनमें से एक है ये नर्मदा, ताप्ती और सिंधु। नर्मदा, ताप्ती और सिंधु, ये जो नदियाँ हैं मुख्य नदियों में अगर पूछेगा तो आपसे, ये इधर की तरफ गिरती हैं अरब सागर में। ठीक है फ्रेंड्स, इधर। और बाकी जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा है, चाहे ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, स्वर्ण रेखा है, महानदी है, या और कोई भी नदी आपको याद आ रही है, तो वो सारी इधर बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट मैं प्रश्न आपको बता देती हूँ प्रश्न, कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं ना, वो हमेशा डेल्टा बनाती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आगे शिफ्ट में पूछ ले कि जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं वो हमेशा क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं इस साइड में। और जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं ना, जैसे कि नर्मदा हो गई, ताप्ती और सिंधु, ये सारी बनाती हैं ज्वारधन मुख। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। झीलों का शहर पूछा गया है, तो ये कहलाता है भोपाल। इसके आगे, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस से प्रश्न आया है, ओजोन दिवस का एक प्रश्न जो है दिवस से भी पूछा जा रहा है कन्फर्मली। जैसे पर्यावरण हो गया, 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, जैव विविधता दिवस हो गया, इस तरह से। तो एक प्रश्न आया था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं। ओजोन परत जो है वो वायुमंडल की किस परत में है, तो ध्यान रखिएगा, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल के ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स।
इसके बाद है किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला पूछा है ऐसे उत्पादक, उपभोक्ता, प्रथम उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उत्पादक या द्वितीय उपभोक्ता, इस तरह ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि श्रृंखला में शाकाहारी कौन से होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शाकाहारी हमेशा प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता होता है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जो है उसके चक्रण को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो ये होता है जैव भू रासायनिक चक्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। ये है किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी सभी जानते हैं कहाँ हुई थी, मध्य प्रदेश में हुई थी। भोपाल के यहाँ पे एमपी में है। और किस गैस के कारण हुई थी ये, तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई थी। अगला है गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। गिर जो है ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो ये किस वन्यजीव का संरक्षण करता है, तो ये शेर का करता है। और पूछा जा जाए कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित कहाँ पे है, तो ये गुजरात में स्थित है। ध्यान रखिएगा, गुजरात में स्थित है। अगला है विकास किस ओर बढ़ता है। विकास हमेशा कहाँ बढ़ता है, तो विकास ध्यान रखिएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। मतलब जब बच्चा होता है, किसी भी बच्चा हो, इंसान का बच्चा हो, जानवर का, सबका विकास शुरू में सामान्य ही होता है। मतलब वही फेस होता है, वही 2 आँख, 2 नाक, 1 कान, पैर, बॉडी इस तरह ही होती है। शुरू में सामान्य ही होता है जैसा सबका होता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तब उसमें विशिष्टता आती है। आगे है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। नवीन जानकारी को शामिल करना है वर्तमान स्कीमा, मतलब जो स्कीमा है हमारे पास, जो हमारे पास पहले से नॉलेज है, उसमें नई जानकारी को हमें शामिल करना है। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये समायोजन कहलाएगा, एडजस्टमेंट कहलाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के अनुसार हमें किसके अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा के अनुसार हमें किसको बदलना है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। आपको ऑप्शन में ऐसे भी मिलेगा कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप मिलेगा या बच्चे को समाज के अनुरूप मिलेगा, नहीं। ध्यान रखिएगा, हमेशा सिस्टम को चेंज किया जाता है बच्चे के अकॉर्डिंग। ये सभी मतलब समावेशी शिक्षा हो या आपका आरटी हो या आपका एनसीएफ हो, सबके अकॉर्डिंग यही मानना होता है कि हमेशा सिस्टम को बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। फिर है शैशवावस्था की अवधि है। शैशवावस्था की अवधि क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ध्यान रखिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार नाम दे के पूछा है। वाइगोत्स्की जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, तो इनका था संस्कृति और समाज की अंतःक्रिया। क्योंकि वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो है सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि बच्चे जो है समाज संस्कृति के रूप में वातावरण से ज़्यादा सीखते हैं। संरक्षण का नियम बच्चा किस अवस्था में सीखता है। संरक्षण का नियम पूछा है, बच्चे चीज़ों को संरक्षित करना जब सीख जाते हैं तो वो किस अवस्था में सीखते हैं, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीख जाते हैं। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में घुमा के पूछा जा रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी भाषा हो उसको सीखने के लिए क्या ज़रूरी है। आपको कई ऑप्शन दिएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जहाँ परिवेश आए ना, समृद्ध परिवेश, वही आंसर होगा। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी होता है समृद्ध भाषा परिवेश, मतलब उस भाषा को सीखने के लिए वैसा ही परिवेश होना। अगला प्रश्न है भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी विधि है। ये प्रश्न आपको इंग्लिश में और हिंदी में, अगर इंग्लिश में आपकी लैंग्वेज है तो उसमें भी आपको सेम ही मिलेगा कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें कि बच्चा दूसरी मतलब जो लैंग्वेज सीखता है वो उसी लैंग्वेज में सीखता है, उसमें वो मातृभाषा को मध्यस्थ या मीडिएटर नहीं बनाता है। तो ये है प्रत्यक्ष विधि और इंग्लिश में होगा ये डायरेक्ट मेथड। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट मेथड ऐसा मेथड है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं या पंजाबी सीख रहे हैं या आप गुजराती, मराठी या चीनी लैंग्वेज या आप कोई भी अदर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप वो वही लैंग्वेज सीखेंगे। आप उसमें अदर लैंग्वेज की अपनी मदर टंग की हेल्प नहीं ले सकते। मान लीजिए आप एग्जांपल के लिए आप इंग्लिश ही सीख रहे हैं किसी क्लास में डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड के जरिए आपको इंग्लिश में ही सिखाई जाएगी। मतलब टीचर जो भी बताएगा आपको या आपसे जो भी बोलोगे, चाहे आप सही बोलो चाहे गलत बोलो, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। आप उसमें अपनी मदर टंग हिंदी या आप गुजराती हैं तो गुजराती, मराठी, पंजाबी, आप कुछ भी कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हैं।
तो ये इस मेथड की विशेषता है, डायरेक्ट मेथड। किस पेड़ की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते? तो यह है खेजड़ी वृक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी वृक्ष जो है राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, ध्यान रखिएगा। कहाँ के लोग फसल काटने के बाद एक विशेष त्यौहार का आयोजन करते हैं? इंपॉर्टेंट है। कहाँ के लोग जो है फसल काटने के बाद एक विशेष त्यौहार का आयोजन करते हैं, त्यौहार मनाते हैं? कौन सा, कहाँ पे? तो ये असम में मनाते हैं। और कौन सा त्यौहार मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये बिछुआ या बिहू त्यौहार मनाया जाता है, ये असम में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? ये देखिए, इसमें एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपसे मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा गया, और एक दूसरी शिफ्ट में जो है ये डेफिनेशन दी गई और आपको मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा गया, और एक शिफ्ट में मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया था और सिद्धांत पूछ लिया गया था। तो क्वेश्चन वही होते हैं, सिर्फ एग्जामिनर उनको पूछने के लिए अपनी लैंग्वेज चेंज कर देता है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। तो यह विचार किसने दिया था? तो ये वाइगोत्स्की ने दिया था। फिर है पलटावी गुण या पलटावी संक्रिया को बच्चा किस अवस्था में सीख जाता है, अवस्था में समझने लगता है? पलटावी गुण होता है, पलटावी गुण मतलब किसी चीज़ को पलट के, जैसे अगर मान लीजिए अगर आप पढ़ा रहे 2 5 या 10 होता है, 2 पंजे 10 होता है, लेकिन 5 दूनी भी 10 ही होगा। ये चीज़ बच्चा किस अवस्था में समझता है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समझने लगता है, यानी 7 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चा इस अवस्था को समझने लगता है। जैसे अगर आप बच्चे को गिनती सिखा रहे हैं, आप 1 से 100 तक गिनती सिखाइए, ठीक है, तो लेकिन 100 से उल्टी गिनती वो इतनी आसानी से आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जो ये गुण है ना, वो एक गुण जो है बच्चे में उम्र के साथ ही आता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है गुण। फिर है हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? ध्यान रखिए, हाथियों से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हाथियों में के झुंड का मुखिया होता है सबसे उम्र दराज, मतलब सबसे बुजुर्ग लिख सकते हैं आप, सबसे बुजुर्ग जो मादा हथिनी होती है, हाथी नहीं हथिनी, ध्यान रखिएगा। एक तो बुजुर्ग होनी चाहिए और हथिनी होनी चाहिए, मादा हथिनी होती है, वो जो हाथियों का झुंड होता है ना, उसकी मुखिया होती है। हाथियों के बारे में कुछ बातें ध्यान रखिएगा, जैसे कि हाथी एक दिन में ना 100 किलोग्राम तक पत्तियां खा लेता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में आपसे 200 ग्राम, 200 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 300 नहीं, एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्तियां खाता है, ध्यान रखिएगा। हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाथी का वजन, एक छोटे हाथी का वजन भी 200 किलोग्राम से ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। अगर वो पत्तियां पूछे तो 100 किलोग्राम से ज़्यादा, और वजन पूछे तो 200 किलोग्राम या उससे ज़्यादा उसका वजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। हाथी आलसी जीव नहीं होता, काफ़ी मेहनती जीव होता है, और वह प्रतिदिन में 3 से 4 घंटे ही सोता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हाथी के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा। आप ये 5-6 फैक्ट ध्यान रखेंगे ना, तो हाथी से संबंधित आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला है पर्यावरण थीम से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया। एक तो यही प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन को कितने थीमों में बांटा गया था? 3 से 5th क्लास तक, तो ये 6 थीमों में बांटा गया था, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ध्यान रखिएगा। कौन से हैं वो 6 पार्ट? पहला है परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें जो हम बनाते हैं, चीज़ें हम या फिर चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। तो ये 6 थीम है, और इसमें देखिए जो परिवार और मित्र है ना, इसकी उप थीम भी है, मतलब परिवार और मित्र का जो पार्ट है ना, उसका उप थीम भी दिया हुआ है। उसके 4 उप थीम है, जैसे संबंध, जानवर, कार्य, खेल और पौधे, ये 4 इसके उप थीम है। तो आपसे ऐसे कर देगा कि आपको 3 तो थीम दे देगा और एक इसमें से उप थीम दे देगा ऑप्शन में, और आपसे पूछेगा कि कौन सा पर्यावरण का थीम नहीं है, तो आपको जो उप थीम है ना, उस पर निशान लगाना है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो 6 ध्यान रखिएगा, पर्यावरण अध्ययन में 6 थीम है, और परिवार तथा मित्र से संबंधित 4 उप थीम है। और 6 थीम जो है ना, ये एनसीएफ ने 2005 के अनुसार बताए हैं, कक्षा 3 से लेके 5 तक बताए हैं, और पर्यावरण अध्ययन में बताए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों से एनालिसिस करने के बाद पूछने पता चला है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीटेट में। तो अगर आने वाले शिफ्ट में जितने बच्चों का एग्ज़ाम बचा हुआ है, अगर वो एक बार भी वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए कोशिश करिए कि इसे और लोगों तक भी शेयर कीजिए, और बच्चों तक भी शेयर कीजिए,
ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। अगर वीडियो से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है और आप पूछना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल है वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से, वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और सब्सक्राइब का आगे ना एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।